हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पोइट्री सेक्शन कवर कर रहे थे। उस हम लोग जो है ऑल पोइट्स के ऊपर रिवीजन कर रहे थे, तो हाफ पोइट्स कंप्लीट कर चुके थे इसके पहले के वीडियो में, पार्ट फर्स्ट में। एंड आज हम लोग उन्हीं के आगे के जो हमारे पोइट्स बचे थे उनको डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग एलटी के सिलेबस में जो भी पोइट्स हैं उनके वर्क को एंड उसकी एज को एंड ईयर को एंड जो वर्क की समरी है उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो होप सो क्लासेस आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ओके, चलिए चलते हैं। इसके पहले हमने मैथ्यू ऑर्नाल्ड के वर्क्स को देख लिया था एंड डॉवरविच एंड मेमोरियल वर्सेस। अब हम लोग देन आगे देखते हैं। चलिए, W.B. ईट्स है जिनका हमारा टाइम ड्यूरेशन है 1865 टू 1939। ओके, एरा इनका मॉडर्न एज की पोइट है हमारे W.B. ईट्स। द सेकेंड कमिंग 1920 में जो कि आया है हमारा, ये भी हमारा एलटी के सिलेबस में लगा हुआ है। ओके, चलिए समरी देख लेते हैं। The poem expresses its vision of world collapsing into chaos after World War I. The poem begins with the image of falcon flying out of control, symbolizing humanity, loss of moral and social order. तो यहाँ पर जो ये जो पोएम है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की जो अराजक दुनिया है उसको दिखा रही है। पोएट कहते हैं जो संसार की दुनिया की जो नैतिक और सामाजिक व्यवस्था है वो टूट चुकी है। जो फैल्कन क्या हो गया? बाज। जो बाज का अपने प्रशिक्षक से दूर उड़ जाना मानव नियंत्रण के समाप्त होने का प्रतीक है। जो फॉल्कन यहाँ पर इमेज ऑफ फॉल्कन दिखाए रहे हैं, बता रहे हैं, वो फ्लाइंग आउट ऑफ कंट्रोल, वो मानव के नियंत्रण से समाप्त होने का वो प्रतीक है। तो द पोएम बिगिंस विद द इमेज ऑफ फॉल्कन। इमेज ऑफ पोएम किससे बिगिन हो रही है? फॉल्कन इमेज है उससे। एंड सिंबलाइजिंग ह्यूमैनिटी, लॉस ऑफ मॉरल एंड सोशल ऑर्डर। फॉल्कन की इमेज है वो जो उड़ गई है, वो आउट ऑफ कंट्रोल दिखा रही है। किसका सिंबलाइज करे? ह्यूमैनिटी, लॉस ऑफ मॉरल एंड सोशल ऑर्डर। मॉरल एंड सोशल ऑर्डर जो है मानव नियंत्रण को समाप्त होने का वो प्रतीक सा है। ओके, इट्स बिलीव्स हिस्ट्री मूव्स इन साइकिल्स एंड क्रिश्चियंस एरा इज कमिंग टू एंड। तो ईट्स के अनुसार जो क्रिश्चियन एरा है वो अब जो ईसाई युग है वो समाप्त हो रहा है। हिस्ट्री मूव्स इन साइकिल्स, इतिहासों का जो चक्र चलता है अब ईसाई युग में समाप्त हो रहा है। ओके, इट्स बिलीव्स हिस्ट्री मूव्स इन साइकिल, जो हिस्ट्री चलती आ रही है वो अब क्रिश्चियन एरा इज कमिंग टू एंड, अब वो एंड में आ रही है, समाप्त हो रही है। एज ट्रेडिशन वैल्यूज डिसइंटीग्रेट, वायलेंस एंड एनार्की डोमिनेट द वर्ल्ड, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंट्रल कैन नॉट होल्ड। तो यहाँ पर ये जो है इस विघटन को सब स्पष्ट कर रही है। जो थिंग्स है वो सब चीज़ें गिरती जा रही हैं एंड कोई भी उसको पकड़ के नहीं रख रहा है। और विघटन को स्पष्ट कर रही है आपकी ये लाइन कौन सी? थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ओके, इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट सेकेंड कमिंग, टेरिफाइंग रफ बीस्ट इमर्ज फ्रॉम द desert, symbolizing a new era of brutality and inhumanity. This poem presents a dark prophecy of the future. तो क्या कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं ईसा मसीह के जो पुनरागमन है उसके स्थान पर क्या है? एक भयावह रफ बीस्ट जो है, एक भयावह रफ बीस्ट जो है वो जन्म ले रहा है, जो हिंसा और अमानवीयता के नए युग का संकेत है। सिंबलाइजिंग अ न्यू एरा ऑफ ब्रूटैलिटी एंड इनह्यूमैनिटी, जो कि अमानवीयता और हिंसा का एक नए युग का प्रतीक है। जीसस क्राइस्ट की जगह आपका रफ बीस्ट जो है वो आपका जन्म लेता है, इनह्यूमैनिटी एंड ब्रूटैलिटी का संकेत कर रहा है। ओके, दिस पोएम प्रेजेंट्स अ डार्क प्रोफेसी ऑफ द फ्यूचर। प्रोफेसी कर रहा है, एक जो डार्क फ्यूचर है वो उसको प्रेजेंट करता है हमारी ये पोएम। ओके, थीम क्या है इसमें इस पोएम की? द क्योस एंड ऑफ सिविलाइजेशन, साइक्लिकल हिस्ट्री। तो यही इसकी आपकी थीम है, अराजकता, सभ्यता का अंत, इतिहास का चक्र। यही इसका पूरा आपका बेस है, थीम है आपकी पोएम की। क्लियर? और ईट्स हैं वो जो है विश्व युद्ध के बाद जो अराजक दुनिया को दिखा रहे हैं। कभी कहते हैं कि संसार की नैतिक और सामाजिक व्यवस्था सब टूट चुकी है, अब विघटन हो रहा है एंड ईसा मसीह के पुनरागमन की जगह एक रफ बीस्ट जन्म लेता है जो कि हिंसा और अमानवीयता के एक नए युग का संकेत देता है। ओके, तो ये आपकी पोएम है सेकेंड कमिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट इन्हीं का वर्क है, W.B. ईट्स का है, सेलिंग टू बाइजेंटियम। तो ये आपका आया है 1928 में। ओके, ये आपका कब आया है? 1928 में। मॉडर्न एज की पोएम है ये।
ओके, मॉडर्न एज की पोएट थे हमारे डब्ल्यू बी ईट्स। तो क्या कह रहे हैं इसमें, इन दिस पोएम ईट्स कंट्रास्ट द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ यूथ डिके एंड डेथ विद द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड इमॉर्टैलिटी। तो क्या कह रहे हैं इसमें, कविता में पोएट हैं वो युवा भौतिक और नश्वर संसार की तुलना कला आत्मिक अमरता से करते हैं हमारे ईट्स। ओके, ही फील्स अलाइनेटेड इन अ लैंड डोमिनेटेड बाय सेंसुअस प्लेजर एंड बायोलॉजिकल लाइफ। तो इसमें कवि स्वयं को वृद्ध और इस भौतिक संसार से अलग थलग महसूस करते हैं। ओके, डोमिनेटेड बाय सेंसुअस प्लेजर बायोलॉजिकल लाइफ। ओके, स्टिक जो वर्ड है उससे अलग थलग महसूस कर रहे हैं। बाइजेंटियम सिंबलाइज अ प्लेस टू एटर्नल आर्ट एंड स्पिरिचुअल परफेक्शन। जो बाइजेंटियम शाश्वत कला और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। यहाँ पर जो सिंबलाइज कर रहा है बाइजेंटियम प्लेस ऑफ इटर्नल आर्ट एंड स्पिरिचुअल परफेक्शन का, ये आपका एक सिंबलाइज कर रहा है, प्रतीक है। एंड इट्स विशेस टू अबंडन हिज एजिंग बॉडी एंड बिकम वर्क ऑफ आर्ट एंड इमॉर्टल गोल्डन बर्ड फ्री फ्रॉम टाइम एंड डिके। तो बाइजेंटियम जो एक आपका इटर्नल आर्ट एंड स्पिरिचुअल परफेक्शन का प्रतीक है। कवि चाहते हैं कि वह अपने नश्वर शरीर को छोड़कर एक अमर कला रूप स्वर्ण पक्षी बन जाएं। मीन्स क्या है, बिकम अपनी इस बॉडी को छोड़कर मॉडर्न गोल्डन बर्ड स्वर्ण पक्षी बन जाए, फ्री फॉर टाइम एंड डिके, जो कि टाइम एंड डिके से बिल्कुल फ्री रहे। ओके, द पोएम रिफ्लेक्ट्स इट्स बिलीव दैट आर्ट ऑफर्स परमानेंस व्हाइल ह्यूमन लाइफ इज टेम्परेरी एंड फ्रेगाइल। तो यहाँ पर जो पोइट हैं उन बताते हैं, कहते हैं कि मानव जीवन क्षणभंगुर है लेकिन कला हमेशा अमर रहती है। ओके, तो इट्स बिलीव दैट आर्ट ऑफर्स परमानेंस व्हाइल ह्यूमन लाइफ इज टेम्परेरी एंड फ्रेगाइल। ओके, तो इसकी थीम भी देख लीजिए। थीम इसकी क्या है, मेन थीम है इसकी आर्ट वर्सेस नेचर, इमॉर्टेलिटी, स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस। ये आपकी थीम है। मीन्स कला बनाम प्रकृति हो गई, अमरता हो गई, आत्मिक उत्थान, यही आपकी सेलिंग ऑफ द बाइजेंटियम की थीम है। ओके, ये आपके डब्ल्यू बी ईट्स थे। नेक्स्ट हमारे पोएट है टी एस इलियट। ओके, टी एस इलियट का टाइम ड्यूरेशन है 1888 टू 1965। मॉडर्न एज की पोएट हैं ये भी। द वेस्टलैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोएम। इसकी समरी बहुत अच्छे से हमने ऑल 5 पार्ट्स जो हैं इसके हमने कवर किए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में है, तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी, तो जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वेस्टलैंड आपका 1922 में आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो आते ही हैं आपके। टी एस इलियट का है, मॉडर्न एज की पोएम है ये आपकी। चलिए समरी देखते हैं। आपको डिटेल में देखना है तो आपका डिटेल वीडियो है प्लेलिस्ट में, तो आप देख सकते हैं। द वेस्टलैंड प्रेजेंट्स अ फ्रेगमेंट पिक्चर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। द पोएम पोर्ट्रेज अ स्पिरिचुअल बैरन वर्ल्ड वेयर पीपुल लिव मैकेनिकल एंड मीनिंगलेस लाइफ्स। पोएम है वो आधुनिक सभ्यता की आध्यात्मिक रिक्तता को दर्शाती है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद मानव जीवन निरर्थक, यांत्रिक और भावहीन सा हो गया है, मीन्स है कहने का। ओके, इलियट यूजेस मल्टीपल वॉइसेस, मिथ, सिंबल एंड लिटरेरी रेफरेंसेस टू शो द ब्रेकडाउन ऑफ कल्चरल एंड मॉरल यूनिटी। इलियट ने जो कविता में विभिन्न तरह की जो इसमें स्पीकर्स है, इसमें हमने इसमें काफ़ी डेप्थ में आपको पढ़ाया है, इसके सारे कैरेक्टर्स वगैरह भी। तो उसमें मल्टीपल वॉइसेस हैं, मिथ हैं, सिंबल है और रेफरेंसेस हैं, एल्यूजन्स वगैरह कई यूज़ किए हैं इन्होंने। ओके, तो रेफरेंसेस है टू शो द ब्रेकडाउन और यूनिटी, सांस्कृतिक संकेत मिलते हैं जो समाज के टूटने को दिखाते हैं। ओके, the wasteland symbolizes emotional emptiness, sexual sterility and loss of faith। तो जो वेस्टलैंड है वो भावनात्मक बंजरता और आस्था का अभाव का प्रतीक है, वो दिखा रहा है। ओके, द पोएम एंड्स विद होप ऑफ रिजेनरेशन सजेस्टेड थ्रू ईस्टर्न फिलोसफी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन दाता दयाधम दमयत। तो ये जो अंत में जो दाता दयाधम और दमयत के माध्यम से आत्मसंयम और करुणा से पुनर्जन्म की आशा दिखाई गई है। लास्ट में शांति 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 कह के पोएम का एंड किया गया है। यह दाता दयाधम और दमयत के द्वारा आपको जो है एक स्पिरिचुअल आपको आशा होप दी गई है कि इस जो बंजरता के कारण जो स्पिरिचुअलिटी का अभाव हो रहा है उसमें केवल एक यही शिक्षा का पालन करेंगे तो ही आप उससे निकल पाएंगे बाहर। दाता दयाधम दमयत, इसका हमने कोटेशन भी करवाया है वेस्टलैंड में, तो आपकी कोटेशन में भी बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है कि इसका मीन्स क्या होता है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, थीम क्या है मेन इसकी,
स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, कल्चरल डिके, होप ऑफ रिन्यूअल। थीम है आध्यात्मिक शून्यता, सांस्कृतिक पतन, पुनर्नवीनता। तो यही इसका मेन थीम है। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस जो बंजर हो गया, कल्चर डिके हो गया, सांस्कृतिक पतन हो गया, एंड होप ऑफ रिन्यूअल, दाता दयाधम एंड द मिथ के द्वारा आपको होप भी दी जा रही है रिन्यूअल की। ओके, तो ये आपका हो गया टी.एस. इलियट का। ओके, नेक्स्ट पोएट हमारे हैं W.H. ऑडेन 1907 टू 1973। ये इनका टाइम ड्यूरेशन है। मॉडर्न एज की पोएट है। इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स 1939 में जो कि आया है, ये आपकी है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, जो कि आपका 1939 में आया है। ओके, चलिए समरी देखिए। Written after Yeats's death, this elegy reflects on the role of poetry in a violent and politically troubled world। तो ये जो पोएम है वो ईट्स की मृत्यु पर लिखी गई है, एक एलिजी है आपकी। ऑडेन स्टेट्स दैट पोएट्री कैन नॉट डायरेक्टली चेंज पॉलिटिकल इवेंट्स बट इट शेप्स ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो ऑडेन कह रहे हैं यहाँ पर कि कविता जो है राजनीति को सीधे नहीं बदलती, लेकिन वह मानव चेतना को प्रभावित करती है। ओके, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को वो शेप देती है, प्रभावित करती है। ओके, ही एम्फसाइजेज दैट अ पोएट्स फिजिकल डेथ डज नॉट डिस्ट्रॉय हिज इन्फ्लुएंस, पोइट्री कंटिन्यूज टू लाइव इन रीडर्स माइंड। कवि की मृत्यु के बाद ही एम्फसाइजेज दैट पोएट्स फिजिकल डेथ, जब पोएट की डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद उसकी कविता जीवित रहती है। ओके, पोएट की डेथ फिजिकल, जब डेथ शरीर चला जाता है, डेथ हो जाती है, डज नॉट डिस्ट्रॉय हिज इन्फ्लुएंस, उसका इन्फ्लुएंस नहीं जाता। पोइट्री कंटिन्यूज टू लिव हिज इन रीडर्स माइंड, रीडर्स के माइंड में पोइट्री के थ्रू वो हमेशा जीवित रहते हैं। ओके, ऑडेन अर्जेस पोएट टू स्पीक ट्रूथफुली एंड एथिकली इन एन एज ऑफ फियर एंड ऑपरेशंस। ऑडेन कवियों से आग्रह करते हैं कि भय और दमन के समय भी सच्चाई और नैतिकता का साथ दे। और फियर एंड ऑपरेशंस के एज में भी वो ऑडेन अर्ज कर रहे हैं, कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं पोएट्स टू स्पीक ट्रूथफुली एंड एथिकली। कवियों से आग्रह कर रहे हैं कि भय और दमन के समय भी आप सच्चाई और नैतिकता का साथ दें। क्योंकि यही इसकी आपकी समरी है। थीम क्या है? रोल ऑफ पोइट्री, इमॉर्टलिटी ऑफ आर्ट, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही इसकी मेन थीम है। रोल ऑफ पोइट्री, कविता की भूमिका हो गई, इमॉर्टलिटी ऑफ आर्ट, कला की अमरता हो गई, एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक उत्तरदायित्व जो भी है पोइट्स का, वो इसकी थीम है। और ये कहते हैं कि पोइट अगर फिजिकली पोइट अगर चला भी जाता है तो वो रीडर्स के माइंड में अपनी पोइट्री के थ्रू ऑलवेज जिंदा रहता है। तो ये था हमारा इन मेमोरियम ऑफ W.B. ईट्स। ओके, नेक्स्ट हमारी पोइट है टेड ह्यूजेस। ओके, तो 1930 टू 1998, तो ये इनका टाइम ड्यूरेशन था टेड ह्यूजेस का। पोस्ट मॉडर्न एज के पोइट हैं हमारे ये। ओके, तो पोएम भी हमारी उसी से बिलोंग करेगी। ओके, तो क्रोएलाइट्स क्या है? क्रोएलाइट्स 1970 में जो कि आई है। ओके, समरी देख लीजिए इसकी। This poem is a part of Hughes's Crow sequence. Crow represent a dark, primitive force in the universe. Unlike traditional symbols of beauty, of morality, Crow embodies violence, survival instinct, and raw energy. So, the poem is a part of Hughes's Crow sequence. Crow sequence का एक पार्ट है. Crow represents a dark, primitive force in the universe. Crow जो है एक dark, primitive force रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स का. तो एक क्रूर आदिम शक्ति का प्रतीक है क्रो. ओके, क्या है क्रो? एक क्रूर आदिम शक्ति का प्रतीक है. ये कविता जो है सौंदर्य या नैतिकता नहीं बल्कि जीवन का हिंसक सच्चाई को दिखाती है. तो ये जो पोयम है वो आपकी कविता जो है सौंदर्य या नैतिकता नहीं दिखा रही है बल्कि वो एक हिंसक सच्चाई को दिखाती है. ओके, द पोयम प्रेजेंट्स ब्रूटल विजन ऑफ एग्जिस्टेंस वेयर लाइफ इज गवर्न्ड बाय पावर एंड डिस्ट्रक्शन रादर देन हार्मनी. पोयम प्रेजेंट्स कर रही है ब्रूटल विजन, एक क्रूर विजन दिखा रही है एग्जिस्टेंस किसका लिए लाइफ में. लाइफ इज गवर्न्ड बाय पावर, लाइफ जो है कंट्रोल हो रही है पावर एंड डिस्ट्रक्शन की ओर जा रही है रादर देन हार्मनी. हार्मनी की बजाय वहाँ पर आपको लाइफ में
पावर और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा मिलता है देखने को। ह्यूजेस रिजेक्ट्स रोमांटिक आइडियलिज्म एंड रिप्रेजेंट्स नेचर एज हार्श एंड इनडिफरेंट। तो यहाँ पर ह्यूजेस प्रकृति को निर्दयी और तटस्थ बताते हैं, वे रोमांटिक आदर्शवाद को नकारते हैं। ओके, वो रोमांटिक जो आदर्शवाद उसको नकार रहे हैं और प्रकृति की निर्दयी और तटस्थ बता रहे हैं इस पोयम में। ओके, ह्यूजेस रिजेक्ट रोमांटिक आइडियलिज्म एंड प्रेजेंट्स नेचर हार्श एंड इनडिफरेंट। ओके, और इसकी मेन थीम क्या है? प्राइमल एनर्जी, वायलेंस, एंटी रोमांटिक विजन, ये ही इसकी थीम है। क्या है? हिंसा, आदिम शक्ति, यथार्थवाद। ये वायलेंस दिखा रहे हैं, प्राइमल एनर्जी दिखा रहे हैं एंड रोमांटिक विजन, ये इसकी थीम है। ओके, टेड ह्यूजेस का हो गया आपका प्रोअलाइट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पोएट हैं फिलिप लार्किन, 1922 टू 1985, 1922 से 1985 तक इनका टाइम ड्यूरेशन है। मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न के स्पेशली पोएट हैं फिलिप लार्किन। ओके, एरा भी याद रखिए किस से बिलोंग करते हैं, ये पूछते हैं, एंड पोएम भी आपकी उसी से रहेगी, वॉन्ट्स, 1955 में जो कि आई थी। ये आपको डेट याद रखनी रहेगी क्योंकि पूछ लेते हैं, ये तो मेन होता है, ये इम्पॉर्टेंट। समरी देख लीजिए। इन वॉन्ट्स लार्किन एक्सप्लोर्स ह्यूमैनिटीज डीप डिजायर फॉर आइसोलेशन एंड नॉन एग्जिस्टेंस। ये पोएम आपको बताती है कि सामाजिक गतिविधियों के बावजूद मनुष्य भीतर से अकेलेपन और शून्यता की इच्छा रखता है। ओके, यहाँ पर लार्किन एक्सप्लोर कर रहे हैं, बता रहे हैं ह्यूमैनिटीज डीप डिजायर, ह्यूमैनिटी की जो डीप डिजायर है फॉर किसके लिए? आइसोलेशन एंड नॉन एग्जिस्टेंस के लिए। डिस्पाइट सोशल एक्टिविटीज, रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ह्यूमन सेक्रेटरी लॉन्ग टू विदड्रॉ फ्रॉम लाइफ। तो पोएम बताती है कि सामाजिक जो आपकी गतिविधियों के बावजूद मनुष्य भीतर से अकेलेपन और शून्यता की इच्छा रखता है। यहाँ पर इतनी एक्टिविटीज़ हैं, इतनी सोशल एक्टिविटीज़ है, रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ह्यूमन सिक्योरिटी लॉन्ग विदड्रॉ फ्रॉम लाइफ, इसके बावजूद भी जो है ह्यूमन अकेलेपन और शून्यता की यहाँ पर इच्छा करता है, रखता है। ओके, द पोएम सजेस्ट डैट बीनीथ ऑल एम्बिशंस लाइज अ विश फॉर oblivion death. Larkin presents this idea in a simple but ironic tone. ओके, कवि जो है व्यंग्यात्मक ढंग से कहते हैं कि अंततः मनुष्य मृत्यु की विलुप्ति चाहता है। ओके, यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हुए, एक्टिविटीज़ सब करते हुए, रिलेशनशिप होते हुए, उसके बावजूद भी वो आइसोलेशन एंड नॉन एग्जिस्टेंस की इच्छा रखता है। इसका समरी है मेन। ओके, वॉन्ट्स जो आपकी पोएम है, ओके, जो कि आपकी कब आई है? 1955 में। ये आपकी आई है 1955 में। थीम क्या है? आइसोलेशन, डेथ विश, एग्जिस्टेंशियल एम्पटीनेस। तो यहाँ पर इसकी थीम है अकेलापन, अस्तित्ववाद, मृत्यु की इच्छा, यही इसकी थीम है वॉन्ट्स की। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे वॉल्ट विटमैन। इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1819 टू 1892। ओके, 1819 से 1892 तक इनका टाइम ड्यूरेशन है। एरा क्या है इनका? अमेरिकन पोइट है, रेनेसेंस, अमेरिकन रेनेसेंस के पोइट है हमारे। ओके, ओ कैप्टन माई कैप्टन बहुत फेमस बुक पोएम है आपकी और इम्पॉर्टेंट भी है, 1865 में आई थी, जो कि आपकी समरी देख लीजिए। दिस पोएम इज एन एलिजी रिटन ऑन असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन। ये कविता जो है अब्राहम लिंकन की हत्या पर लिखी गई है। एंड कैप्टन सिम्बलाइजेज लिंकन एंड द शिप रिप्रेजेंट्स द यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें जो है कैप्टन जो है वो सिम्बलाइज कर रहा है लिंकन को, जो कैप्टन है वो लिंकन, जो अब्राहम लिंकन है उसको सिम्बलाइज करता है, और जो शिप है वो आपका यूनाइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ऑल्दो द वॉयज सिविल वॉर इज सक्सेसफुली completed, captain lies death on the deck, the speaker mourns the loss of the leader while the nation celebrates victory। तो इसमें कह रहे हैं हालांकि जो वॉयज है, सिविल वॉर है, वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है, देश युद्ध जीत चुका है, लेकिन जो उसका नेता अब मर चुका है। कौन? अब्राहम लिंकन जो है, कैप्टन लाइज डेथ ऑन द डेक, उसका नेता अब मर चुका है, जो कि कैप्टन की डेथ हो गई है डेक पर। तो मीन्स क्या है, जो कि अब उसका नेता देश युद्ध जीत चुका है, लेकिन उनका नेता जो है अब्राहम लिंकन वो मर चुके हैं। द स्पीकर मॉन्स द लॉस ऑफ द लीडर व्हाइल द नेशन सेलिब्रेट्स विक्ट्री। तो कविता जो है एक जब लोग विजय मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, राष्ट्रीय विजय और व्यक्तिगत शोक का मिश्रण दिखा रहे हैं यहाँ पर आपके वॉल्ट विटमैन। स्पीकर मॉन कर रहे हैं द लॉस ऑफ द लीडर के लॉस के लिए, व्हाइल द नेशन सेलिब्रेटेड विक्ट्री, पूरा नेशन जबकि सेलिब्रेट कर रहा है विक्ट्री को, और वो मॉन कर रहे हैं स्पीकर जो है अपने अब्राहम लिंकन को खो जाने का, अपने लीडर को खो देने के लिए वो मॉन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ कविता राष्ट्रीय विजय और व्यक्तिगत शोक का एक मिश्रण दिखाती है। ओके, थीम क्या है? नेशनल लॉस, लीडरशिप, पर्सनल ग्रेफ। थीम इसकी है कि
नेशनल जो लॉस हुआ है, राष्ट्रीय शोक दिखा रहे हैं, लीडरशिप हो गई, पर्सनल ग्रीफ हो गया। ओके, यही इसकी मेन थीम हो गई। नेक्स्ट हम आए हैं एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन का टाइम ड्यूरेशन है 1830 टू 1886। ओके, अमेरिकन पोइट ये भी है 19th सेंचुरी की। ओके, एरा इनका क्या है, अमेरिकन पोइट है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट 1864 में जो कि आया था। ओके, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट एमिली डिकिंसन का वर्क है। समरी देख लीजिए। The poem argues that success is best understood by those who fail. The victorious army cannot appreciate victory as deeply as the defeated soldier dying on the battlefield. Dickinson uses paradox to show that desire intensifies value. Okay, तो यहाँ पर पोएम में क्या कह रहे हैं डिकिंसन, पोएट्रेस हैं, वो कहती है कि सफलता का वास्तविक मूल्य वही समझ सकता है जो असफल रहा हो। ओके, पोएम आर्गूज द सक्सेस बेस्ट अंडरस्टैंड एज हु फेल, जो फेल हुआ है वही सक्सेस को समझ सकता है अच्छे से। ओके, द विक्टोरियस आर्मी कैन नॉट अप्रिशिएट विक्ट्री एज डीपली एज द डिफीटेड सोल्जर डाइंग ऑन द बैटलफील्ड। ओके, हारने वाला सैनिक जीत को सबसे गहराई से समझता है, ये कह रही हैं। ओके, पर सफलता का वास्तविक मूल्य वही बता रही हैं कि वही समझ सकता है जो कि असफल रहा हो। ओके, डिकिंसन यूजेस पैराडॉक्स टू शो दैट डिज़ायर इंटेंसिफाइज वैल्यूज़। उन्होंने यहाँ पर पैराडॉक्स का यूज़ किया है, विरोधाभास यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए आपको, क्योंकि सफलता का सक्सेस इज़ बेस्ट अंडरस्टैंड बाय दोज हु फेल, इसको भी दिखाती है, फेलियर को भी दिखा रही हैं। तो यहाँ पर वो पैराडॉक्स का यूज़ करती हैं टू शो डिज़ायर इंटेंसिफाइज वैल्यू के लिए। ओके, थीम क्या है, फेलियर, डिज़ायर, वैल्यू ऑफ सक्सेस। असफलता, इच्छा और सक्सेस की वैल्यू, यही इसकी मेन आपकी थीम है। ओके, चलिए नेक्स्ट पोर्ट पे आएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 टू 1963, ये इनका टाइम ड्यूरेशन है, है। मॉडर्न एज के पोइट है। ओके, बायरचेज इनका वर्क है, जो कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने वर्क्स को लिए हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ओके, उन्हीं का रिवीजन चल रहा है इस पर, वही पोइट हैं, उन्हीं के वर्क्स जो लगे हैं मैं सिलेबस में। ओके, चलिए बायरचेज 1916 में आया है आपका। समरी क्या है, द पोएम बिगिंस विद अ चाइल्डहुड इमेज ऑफ बॉयज स्विंगिंग बायरचेज बट सून मूव वेस्ट दैट एडल्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉस्ट विशेस टू एस्केप द हार्डशिप ऑफ लाइफ बट नॉट परमानेंटली। ही वैल्यूज इमेजिनेशन एज अ टेम्परेरी रिलीफ नॉट अ रिजेक्शन ऑफ रियलिटी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोइट कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयों से थोड़ी देर के लिए वो क्या चाहते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन स्थायी पलायन नहीं करना चाहते हैं कि स्थायी रूप से चले जाएं, लेकिन वो थोड़ी देर की जो जीवन की अतला पतली कठिनाइयाँ है उससे भागना चाहते हैं। ओके, पोएम बिगिंस चाइल्डहुड इमेज के साथ स्टार्ट होती है। बॉय स्विंगिंग बायरचेस, बॉय जो है स्विंग कर रहा है बायरचेस पर, बट सून मूव्स द एडल्ट रिफ्लेक्शन, एंड जल्दी ही वो एडल्ट रिफ्लेक्शन पर आ जाता है। फ्रॉस्ट विशेस टू एस्केप द हार्डशिप ऑफ लाइफ बट नॉट परमानेंटली। जो फ्रॉस्ट है वो कहते हैं, उनकी विषय कि वो जो हार्डशिप है, कठिनाइयाँ हैं जीवन की, उससे भागना चाहते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं, कुछ देर के लिए वो इन सब परेशानियों कठिनाइयों से दूर जाना चाहते हैं, बट नॉट परमानेंटली। ओके, ही वैल्यूज इमेजिनेशन एज अ टेम्परेरी रिलीफ नॉट अ रिजेक्शन ऑफ रियलिटी। जो इमेजिनेशन है एज अ टेम्परेरी है, बट टेम्परेरीली रिलीफ देती हैं, नॉट रिजेक्शन ऑफ रियलिटी। लेकिन जो रिजेक्शन है वो रियलिटी का रिजेक्शन नहीं है। ओके, कल्पना मनुष्य को राहत देती हैं और फिर उसे वास्तविकता से लौटा देती हैं, यही इसका आपका समरी है। ओके, वो जो हार्श रियलिटीज़ हैं उनसे बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं जाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि देर के लिए राहत देंगी, फिर लौट के वास्तविकता पर ही आना है। तो वो इस तरह का चाहते हैं कि थोड़ी देर वो इन सब पुतला पुतली से परेशानियों से दूर जाना, भागना चाहते हैं। तो यही इसकी समरी है। मेन थीम क्या है, एस्केप वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इमेजिनेशन। ओके, पलायन बनाम उत्तरदायित्व, ये इसकी आपकी थीम है, पलायन बनाम उत्तरदायित्व। तो ये आपका यही आपकी मेन थीम हो गई, पलायन बनाम उत्तरदायित्व। ओके, चलिए नेक्स्ट इन्हीं का वर्क है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये आपका कब आया है, 1923 में। ओके, रिमेंबर इट। चलिए समरी देखते हैं। द स्पीकर इज
tempted by the beauty and silence of the woods, but remembers his duties. The repeated line "and miles to go before I sleep" symbolizes life's responsibilities before death. The speaker tempted by the beauty and silence of the woods and remembers his duties. सुंदर जंगल मृत्यु या विश्राम का आकर्षण है, लेकिन कवि अपने कर्तव्यों को याद करता है। इसमें जंगल की सुंदर ब्यूटी और साइलेंस पर वो मुग्ध है, बट रिमेंबर हिज ड्यूटीज़, लेकिन उसको अपने जो कर्तव्य है वो भी याद है। किसको? माई पोइट को। द रिपीटेड लाइन "एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप" सिम्बलाइजेज लाइफ्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर डेथ। तो मीलों चलना है जीवन के दायित्वों का प्रतीक है। द रिपीटेड लाइन है जो "एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप" मीलों तक चलना है, सिम्बलाइजेज लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर डेथ, डेथों की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रहा है। ओके, मीलों चलना है जीवन के दायित्वों का यहाँ पर एक प्रतीक दिखाया जा रहा है। ओके, जो सुंदर जंगल है वो एक मृत्यु या विश्राम का आकर्षण बता रहे हैं, लेकिन बट रिमेंबर हिज ड्यूटीज, लेकिन कवि जो है अपने कर्तव्यों को याद करते हैं। मीलों रिपीटेड लाइन "एंड माइल्स गो टू बिफोर आई स्लीप" सिम्बलाइजेज लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर डेथ, डेथ के पहले जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, स्नोइंग इवनिंग में एक वुड्स में उसके जंगल में चले जा रहे हैं, एक जीवन को ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन डेथ जो उसका लास्ट विश्राम है, आकर्षण है, लेकिन मीलों तक चलना है, लेकिन अपने जीवन के दायित्वों का निर्वाह करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटियों को अपने डेथ के पहले निर्वाह करना है। तो ये आपकी लाइन आपको यही शो करती है। इसका समरी है। थीम क्या है? टेम्पटेशन, ड्यूटी, लाइफ्स एंड ऑब्लिगेशंस। ये इसकी थीम है। कर्तव्य और आकर्षण, यही इसका मेन थीम हो गया। टेम्पटेशन, ड्यूटी, लाइफ्स, ऑब्लिगेशंस, ये आपकी थीम हो गई। नेक्स्ट हमारे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ये आपके मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के पोइट हैं। एरा इनका मॉडर्न इंडियन लिटरेचर है। रविन्द्रनाथ टैगोर है, इंडियन पोइट है। गीतांजलि पोएम 11 एंड 12 1910 में आया है, जो कि आपका गीतांजलि। समरी क्या है इसकी? दिस पोएम emphasizes devotion through action rather than rituals. God is found among ordinary people, farmers and laborers, not in temples. Tagore stresses humility, services and spiritual unity. ईश्वर मंदिर में नहीं बल्कि श्रमिकों और किसानों के बीच में है। द पोएम इनसाइज, पोएम बताती है एक्शन रादर देन रिचुअल्स, थ्रू एक्शन के थ्रू जो डिवोशन है उसको बताती है, रादर देन रिचुअल। गॉड इज फाउंड, गॉड जो हमें मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं? ऑर्डिनरी पीपल के अंदर, फार्मर्स हैं, लेबर्स हैं, नॉट इन टेम्पल्स। ना कि में जो ईश्वर है वो मंदिरों में नहीं बल्कि श्रमिकों और किसानों के बीच में, आम इंसानों के बीच में मिलते हैं। ओके, टैगोर स्ट्रेसेस ह्यूमिलिटी, सर्विस एंड स्पिरिचुअल यूनिटी। तो सच्ची भक्ति है वो सेवा और विनम्रता में है, सर्विस एंड स्पिरिचुअलिटी यूनिटी। यही इसका मेन आपका समरी हो गई। थीम क्या है? प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन इमेंस। कर्मयोग, व्यवहारिक आध्यात्म, जो मानव जीवन में हम व्यवहार करते हैं वही उसी की स्पिरिचुअलिटी का पार्ट पढ़ा रहे हैं। एंड कर्मयोग, डिवाइन इमेंस, कर्मयोग जो है यही इसकी मेन थीम है। ओके, नेक्स्ट पोइट है निसीम इज़ेकिएल। इंडियन पोइट है, ये भी इंग्लिश पोइट्री के हैं। इंडियन इंग्लिश पोइट्री है ये हमारी। पोस्ट इंडिपेंडेंस की है। निसीम इज़ेकिएल, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन 1965 में आई है, जो कि 1965 में आई है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? द पोएम डिस्क्राइब्स एज अ रूरल इंडियन फैमिलीज रिस्पॉन्स टू अ स्कॉर्पियन स्टिंग, सुपरस्टिशंस dominates the villagers' reaction, while the poet's father represents rationalism. The poem ends with the mother's selfless gratitude that the scorpion bit her instead of her children. तो ये पोएम जो है आपकी ग्रामीण समाज में जो अंधविश्वास और तर्क का संघर्ष दिखाया गया है। इसमें जो ग्रामीण समाज में एक अंधविश्वास पर सुपरस्टिशियस लोग हैं, उसमें जो आर्गू किया गया है, तर्क का संघर्ष दोनों का दिखाया गया है। ओके, सुपरस्टिशन डोमिनेट्स द विलेजर्स रिएक्शन, व्हाइल द पोएट्स फादर रिप्रेजेंट्स रैशनलिज्म। ओके, जबकि पोएट्स के फादर हैं वो रिप्रेजेंट्स रैशनलिज्म को दिखाते हैं, एंड विलेजर्स रिएक्शंस सुपरस्टिशियस हैं। ओके, द पोएम एंड्स विद द मदर सेल्फलेस। जो पोएम का अंत में जो माँ का त्याग सर्वोपरि बन जाता है, क्यों बन जाता है? वो ग्रेटिट्यूड देती है भगवान को, क्योंकि स्कॉर्पियन बिट हर इंस्टेड ऑफ हर चिल्ड्रन। उसके बच्चों की जगह स्कॉर्पियन ने उसको काटा, ना कि उसके बच्चों को, इसलिए वो ग्रेटिट्यूड करती है। अंत में माँ का त्याग सर्वोपरि बन जाता है। ओके, यही इसकी समरी है आपकी। मेन सुपरस्टिशन को दिखाते हैं एंड उसके बीच में तर्क करते हैं। अंधविश्वास और तर्क का संघर्ष दिखाया गया है इसमें।
ये समरी है आपकी। एंड थीम क्या है? ट्रेडिशन वर्सेस रैशनैलिटी, मैटरनल लव। ओके, मुख्य परंपरा बनाम तर्क, मातृत्व का प्रेम दिखाया गया है। एंड परंपरा ट्रेडिशन दिखाया गया है, उसमें तर्क रैशनैलिटी तर्क दिखाया गया है, यही इसका मेन थीम है। और मातृत्व का प्रेम दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे निसिमी जैकिल की ही पोएम है फिलॉसफी। ओके, फिलॉसफी में क्या कहा है इन्होंने, आइए देख लेते हैं। जैकिल ह्यूमरसली एक्सप्लोर्स हिज स्ट्रगल बिटवीन इंडियन रूट्स एंड वेस्टर्न एजुकेशन। द पोएम रिफ्लेक्ट्स आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न इंडियन इंटेलेक्चुअल। तो इसमें क्या करें, भारतीय मूल और पश्चिमी शिक्षा के बीच कवि की पहचान संकट की स्थिति को दिखा रहे हैं। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न इंडियन इंटेलेक्चुअल। में जो है भारतीय मूल और पश्चिमी शिक्षा के बीच कवि की पहचान संकट की स्थिति को दिखा रहे हैं, की बात कर रहे हैं। ओके, थीम क्या है? कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिटी। ओके, सांस्कृतिक द्वंद्व दिखा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, सांस्कृतिक द्वंद्व जो चलता है पश्चिमी शिक्षा एंड भारतीय मूल के प्रति जो एक द्वंद्व है, सांस्कृतिक द्वंद्व चल रहा है, वो दिखा रहे हैं। आइडेंटिटी को दिखाते हैं। ओके, यही इसकी मेन थीम हो गई। नेक्स्ट हम आई हैं कमला दास। कमला दास को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया, इनका इंट्रोडक्शन वर्क, ये देखिए ये वर्क भी हमने पढ़ाया है, इसमें अपनी पूरी अच्छे से समरी डिस्कस की है। ओके, कमला दास जो हमारी हैं वो 1934 टू 2009 ये इनका टाइम ड्यूरेशन है। मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री है ये। एंड इंट्रोडक्शन 1973 में जो की आई थी। ओके, समरी देख लीजिए, हमने ये बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो आप डिटेल वाला भी आप देख सकते हैं वीडियो। द पोएम इज़ अ बोल्ड एंड डिक्लेरेशन ऑफ फीमेल आइडेंटिटी। कमला दास रिजेक्ट्स particle restrictions and asserts her rights to speak freely about love, sexuality and selfhood. She emphasizes personal freedom over social expectations. तो यहाँ पर जो कमला दास हैं वो स्त्री की स्वतंत्र पहचान और आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा करती हैं यहाँ पर। ओके, एंड पोएटेस हैं वो पितृसत्तात्मक बंधनों को तोड़ती हैं। एंड द पोएम बोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ फीमेल आइडेंटिटी, फीमेल की आइडेंटिटी, स्वतंत्र पहचान, स्त्री की स्वतंत्र पहचान की एक अभिव्यक्ति करती हैं। वो सेक्सुअलिटी एंड फ्रीली लव एंड प्रेम और सेल्फहुड के विषय में बहुत ही फ्रीली बात करती हैं। सी एम्फसाइज पर्सनल फ्रीडम ओवर सोशल एक्सपेक्टेशन। सोशल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो पर्सनल फ्रीडम को दिखाती हैं। जैसे हम जानते हैं कमला दास हमारी एक बोल्ड महिला हैं जिन्होंने सेक्सुअलिटी में काफ़ी खुलकर बात करी है, तो उस एज में भी बहुत ही बोल्ड महिला कही जाती थी। तो यही इनकी एक मेन थीम है, लव, सेक्सुअल लाइफ एंड सेल्फहुड। यही इनका मेन समरी है इस पोएम की। थीम क्या है? फेमिनिज्म, आइडेंटिटी एंड रेबेलियन। यही इसकी मेन थीम है, नारीवाद और आत्म पहचान, यही इसका थीम है। ओके, ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन जो कि आपका 1929 टू 1993 ये इनका टाइम ड्यूरेशन है। ऑप्टियरी इनका वर्क है, समरी देख लीजिए जल्दी से। आई थिंक लास्ट है ये। ओके, ये एक और है फिर लास्ट हो जाएगा। पोएम आयरनिकली डिस्क्राइब्स द डेथ ऑफ द पोएट्स फादर इंस्टेड ऑफ ग्लोरीफाइंग डेथ। रामानुजन फोकस ऑफ अनफिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मीनिंगलेस rituals. The poem questions tradition, ideas और respect and legacy. तो ये पोएम जो है पिता की मृत्यु की व्यंग्यात्मक दृष्टि से दिखाया गया है। मृत्यु के बाद भी अधूरे दायित्व रह जाते हैं। आयरनिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं डेथ ऑफ द पोएट्स फादर, जो पोएट की पिता की डेथ हुई है। इंस्टेड ऑफ ग्लोरीफाइंग डेथ, रामानुजन फोकस इज अनफिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अधूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो मीनिंगलेसनेस रिचुअल्स होते हैं, उन पर वो बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पिता की मृत्यु को व्यंग्यात्मक दृष्टि दिखाया गया है। मृत्यु के बाद भी अधूरे दायित्व जो रह जाते हैं उस पर बात कर रहे हैं। द पोएम क्वेश्चंस ट्रेडिशंस, आइडियाज एंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड लेगेसी। द पोएम क्वेश्चन कर रही है जो ट्रेडिशनली आइडियाज एंड रिस्पेक्ट ऑफ लेगेसी पर एक क्वेश्चन करती है। ओके, थीम क्या है? आयरनी, डेथ एंड ट्रेडिशन। यही इसकी मेन आपकी थीम हो गई। परंपरा, व्यंग और मृत्यु, यही एक इसकी थीम है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे डेरेक वॉलकॉट। 1930 टू 2017 इनका टाइम ड्यूरेशन है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के हमारे पोइट हैं ये। ओके, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की पोएम है ये। अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये आपको ध्यान रखनी होंगी किस एरा से कौन सी पोएम है। ओके, अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका। समरी क्या है इसकी देख लीजिए जल्दी से। The poem reflects Walcott's emotional conflict during the Mau uprising in Kenya. Being of mixed African and European heritage, he feels torn between loyalty
Africa and the English language. The poem exposes the brutality of colonial वायलेंस एंड द पोएट्स आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये जो पोयम है वो औपनिवेशिक हिंसा के बीच कवि और दोहरी पहचान में संघर्ष करता है। अफ्रीकी रक्त और अंग्रेजी भाषा के बीच द्वंद्व दिखा रहे हैं। तो ये कविता जो है केन्या में माओ माओ विद्रोह के दौरान जो वॉलकॉट के भावनात्मक संघर्ष को दिखाती है। ओके, बीइंग मिक्स्ड अफ्रीकन एंड यूरोपियन हेरिटेज, ही फील्स टॉर्न बिटवीन डुअलिटी ऑफ अफ्रीका एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। अफ्रीकी और यूरोपी दोनों तरह की विरासत होने के कारण वह अफ्रीका और अंग्रेजी भाषा के प्रति वफादारी के बीच वो फंसे हुए से महसूस करते हैं। ओके, द पोएम एक्सपोजेज द ब्रूटैलिटी ऑफ कॉलोनियल वायलेंस एंड द पोइट्स आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये जो पोएम है वो आपके औपनिवेशिक हिंसा की क्रूरता और कवि के पहचान संकट को सामने लाती है। ओके, ब्रूटैलिटी ऑफ कॉलोनियल वायलेंस एंड पोइट्स आइडेंटिटी क्राइसिस को वो सामने लाती है ये पोएम आपकी। यही इसकी आपकी समरी है कि अफ्रीका और यूरोपी दोनों की तरह की विरासत होने के कारण वो एक अफ्रीका और अंग्रेजी भाषा के प्रति वफादारी में बीच में फंसे हुए से महसूस करती है। ये इसकी मेन आपका समरी है। माओ माओ विद्रोह के दौरान वॉलकॉट के भावनात्मक संघर्ष को दिखाती है। ओके, और इसकी जो थीम है कॉलोनियलिज्म है, वायलेंस है, डिवाइडेड आइडेंटिटी है। ओके, तो विभाजित पहचान, वायलेंस एंड डिवाइडेड आइडेंटिटी, कॉलोनियलिज्म, ये आपकी मेन थीम है इस पोएम की। किसकी? अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ओके, तो ये थे हमारे पोइट्री सेक्शन। आज हमने कंप्लीट कर लिया। जितने भी हमारे पोइट्स थे आज हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। होप सो आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी और रिवीजन आपका अच्छे से हो गया होगा, आपको समझ में आई होंगी पोइट्स का रिवीजन। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इनसे हम आपके लिए MCQs बेस्ड क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके, और कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। ओके, फिर मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके MCQs के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।